चुड़ैल की बिरयानी। सलेमपुर गांव की पिछड़ी हुई बस्ती के एक झोपड़े में असलम और महजबी भाई बहन रहते थे। वो काफी छोटे थे जब उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। ऐसे में बचपन में ही उन्हें होशियार बनना पड़ा। महजबी असलम की बड़ी बहन थी। असलम की भटक खुलते ही उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वह भोर को उठकर बाजार में आकर मीट बेचने का व्यापार करता था। आओ भाई बहनों और ले जाओ असलम के लाल ताजे चिकन मटन एकदम सस्ते दाम पर। असलम की मधुर बोली से प्रभावित होकर बाजार के सभी ग्राहक उसी से मीट खरीदा करते थे। सांझ होते ही वह मीट का ठेला बढ़ाकर अपने घर पहुंचता। क्या बात है भाईजान, आज आप बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रहमो करम से आज मीट की बिक्री बड़ी अच्छी हुई थी। एक रोज असलम की दुकान पर सूट बूट पहने एक अमीर आदमी आकर कहता है, क्या तुम ही असलम मीट वाले हो? हाँ जी हुजूर, मैं ही असलम हूँ। तुम्हें मेरे होटल के लिए प्रतिदिन 10 किलो मटन और 10 किलो चिकन काट कर भेजना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? असलम ये सुन बेहद खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर देता है। अब हर दिन असलम 5 बकरे और 10 मुर्गियों को काट कर उनका मीट तैयार करके होटल में दिया करता था। भाईजान, अल्लाह ने हमारी खाली झोली को भरने का जरिया भेजा है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं पर एक सवेरे होटल से कोई भी मीट ले जाने नहीं आता, जिसे देख असलम काफी परेशान होता है। 12 बजने को आ गए, अब तक मीट ले जाने कोई आया क्यों नहीं? देरी जान पड़ने पर असलम मीट के टुकड़ों को थैली में भरकर होटल पहुंचता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम अशरफ, क्या बात है, आज होटल से कोई भी जन मीट लेने आया ही नहीं? माफ करना असलम मियाँ, होटल के मालिक का कहना है कि अब से आपके यहाँ से फिर कभी मीट न लाया जाए। तभी होटल का मालिक वहाँ आकर कहता है, ये पकड़ो तुम्हारे महीने भर का मीट का हिसाब चुकता हुआ, अब चलते बनो यहाँ से। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या जो आपने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि हमने दूसरा मीट वाला खोज लिया है, वो हमें तुमसे भी सस्ता और अच्छा मीट दे रहा है और हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? आपने मुझे इत्तला नहीं किया था, मैंने सवेरे ही 20 किलो मीट काट कर रख दिया है। आज भर के लिए इसे ले लीजिए वरना मुझे गरीब का भारी नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नुकसान से क्या मतलब है, बताइए। ये सुन असलम मुंह लटका कर घर पहुंचता है, जहां महजबी कहती है, क्या हुआ भाईजान, आपके माथे पर ये शिकंज कैसा, सब खैरियत तो है? होटल के मालिक को दूसरा मीट वाला मिल गया है, उसने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया। आप इस मीट की बिरयानी तैयार कर दो, खराब होने से बेहतर किसी गरीब के पेट में जाएगा तो अल्लाह की दुआएं ही मिलेंगी। महजबी चूल्हा जलाकर बड़ी सी हांडी में बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी को डिब्बों में भरकर सड़क किनारे भिखारियों में बांट देते हैं। तभी एक आदमी हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ी बिरयानी मुझे भी मिलेगी क्या? आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं। ये लीजिए, आप भी खाइए। सुरूप महजबी की बिरयानी को चख कर तारीफ के पुल बांधता हुआ कहता है, आपकी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब है, क्या आप मेरे होटल के लिए हर दिन बिरयानी बनाएंगे? नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण के साथ भाई बहन नींद से जाग उठते हैं। असलम मीट काट कर तैयार करता तो वह महजबी बिरयानी बनाकर होटल पहुंचती। कुछ ही दिनों में वह खुद की बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तकदीर भी उनका खूब साथ देती है। उनकी तरक्की से जल भुनकर एक दिन असलम के दोस्त कहते हैं, साहिल, तुझे खबर है अपना दोस्त असलम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हम नल्ले रह गए। गुबार तो मेरे अंदर भी भरा है, हम फटे हाल रह गए और हमारा दोस्त हमारी आंखों के सामने माला माल हुआ जा रहा है। अगर बिरयानी के धंधे की जड़ को उखाड़ दिया जाए तब तो असलम भी हमारे जैसा कंगाल हो जाएगा। देर रात बदकिस्मती से महजबी बिरयानी का ठेला लिए घर लौट रही थी तो वह निर्दयी उसे चाकू मारकर उसकी हत्या करते हुए, अब ना रहेगी महजबी, ना बनेगी बिरयानी, खत्म हुई कहानी। साहिल, जल्दी उठ वरना कहीं हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी पड़ेगी। गहरे जख्म के चलते सड़क पर तड़पकर महजबी की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। मैं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल कोहराम मचाती हुई अपने घर में कदम रखती है कि अचानक बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और खिड़कियां बेतहाशा खड़कने लगती हैं। असलम, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? असलम खौफ से चारों ओर ताक कर कहता है, कौन है यहाँ, मैं पूछता हूँ।
चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आग जैसी धधकती आंखें, खून से सना बिगड़ा सूरत देख असलम थरथराते हुए बाहर भागता है। या अल्लाह, ये तो शैतानी बदरू है। चुड़ैल, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। मेरे मरने की सच्चाई कैसे असलम तक पहुंचाऊं? वो तो मुझे देखकर खौफ से भर गया। तकरीबन कुछ दिनों बाद असलम की हालत फकीरों सी बदहाल हो जाती है। चुड़ैल हर रात खिड़की से झांक कर उसे देखती। फिर एक रात जब पूरा गांव नींद में होता है तो चुड़ैल फिर से असलम के पास प्रकट होती है। उठो असलम। तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो उस रोज आई थी? क्या चाहती हो मुझसे? चुड़ैल अपनी इंसानी अवतार में आकर असलम को सारी सच्चाई बताकर चुड़ैल में बदलकर कहती है, और उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमने जो साथ मिलकर शुरू किया था वो तुम पूरा करो। पर अप्पी, मुझे तो आपकी तरह स्वादिष्ट बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर दिन बिरयानी बना कर दूंगी, तुम सिर्फ उसको बेचना। चुड़ैल 4 बजे रात से ही हांडी में बिरयानी तैयार करती और असलम ठेले पर लाद कर उसे बेचने जाया करता। समय गुजर रहा था। अभी तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते मरने के बाद भी बने रहते हैं। आज तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी की खटारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। कुछ ही वक्त में चुड़ैल के हाथों की बनाई बिरयानी को खाने के लिए असलम की दुकान पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगती है। अच्छी कमाई को देख असलम ने खुद का बिरयानी होटल शुरू किया। इस बिरयानी की दुकान का नाम होगा महजबी की बिरयानी, क्योंकि मेरी कामयाबी का श्रेय अप्पी को ही जाता है। एक बार दोबारा असलम की तरक्की की भनक उसके गुंडे दोस्त को लगते ही एक रात साहिल और अहमद लोगों के जाने के बाद वहां आते हैं। क्या बात है लौंडे, बड़ा नोट बटोर रहा है तू। तेरी तरक्की हमारे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। खूनी दरिंदो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आज मैं तुमसे अपनी अप्पी की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। तीनों में हाथापाई शुरू होती है और दोनों दरिंदे असलम को बेतहाशा मार कर चोटिल कर देते हैं। तभी तूफानी कोहराम छाता है और चुड़ैल विशाल रूप धरकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई का खून बहाने की? अब तुम्हें उसके बहे हर एक कतरे का हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। अरे असलम, खड़ा क्या है? बचा हमें, वरना ये चुड़ैल हमारी बिरयानी बना देगी। अरे हम तेरे दोस्त हैं। दोस्त के नाम पर लगा मैला दब्बा हो तुम। आज मैं तुम्हारी बोटी काटकर बिरयानी बनाऊंगी। चुड़ैल उनके शरीर को बीच से चीरकर बिरयानी के हांडे में फेंक देती है और कहती है, आज मेरा अधूरा बदला पूरा हुआ। अप्पी, आपका इंतकाम पूरा हो चुका है। अब आप अपनी दुनिया में चली जाइए। चुड़ैल खून के आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और असलम अपनी बिरयानी की दुकान संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। 2 चुड़ैल बहनें। शीशगंज गांव की सीमा से 2 कोस दूर एक घनघोर जंगल था। वहां के निवासियों का मानना था कि जंगल के भीतर 2 चुड़ैलों का बसेरा था। वो घटना तब सच्ची जान पड़ी जब एक रात बिरजू जंगल से गुजर रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जैसे ही वो आसमान की ओर ताकता है, उसे 2 चुड़ैल आम और इमली के पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। अरे ओ मंडोला चुड़ैल, सच बता, मेरे इमली से लदे पेड़ को देखकर तेरा मन डोला ना? अरे जा, मेरे आम के पेड़ के सामने तेरी ये खट्टे इमली के झरोके कुछ भी नहीं। वैसे तेरे आमों का असर तेरे इस मोटली शरीर पर साफ जाहिर हो रहा है। ये सुन मंडोला चुड़ैल अपने उल्टे पांव से पेड़ से छलांग लगाकर डोला के बाल पकड़कर कहती है, आज मैं तो चुड़ैल को सजनी से गजनी बना डालूंगी। तुझे मुझसे पंगे लेने की आदत ही खत्म कर दूंगी। तूने मेरे बालों को छुआ, अब मैं तेरी खाल उधेड़ डालूंगी। दोनों चुड़ैलों को बाल नोचकर ऐसे लड़ता देख बिरजू की आंखें फटी और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बचाओ! दोनों चुड़ैल मुंडी घुमाकर उसे एक टक निहारने लगती हैं। तभी वो सरपट से गांव की ओर भागता है।
मंदबुद्धि चुड़ैल, तेरे कारण वो हम चुड़ैलों के भिड़ंत का लुत्फ उठाकर भाग गया। बिरजू पूरे गांव के सामने दोनों चुड़ैलों का भेद खोल देता है, जिसके बाद सभी जन जंगल से आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। पर एक रात हरीश नशे में झूमता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी दोनों चुड़ैल को उसकी आहट सुनाई पड़ती है और वो तेज रफ्तार से पेड़ों से कूदकर उसको दबोच कर कहती है, छोड़ दे इसे, ये मेरा शिकार है। इस पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, लेकिन निशाना मैंने लगाया था। ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल उस आदमी के हाथ पांव खींचने लगती हैं। तभी हरीश का नशा फटता है। अरे मैया रे, मर गया रे, अरे कोनो बचाओ हमका, अरे हमरा करेजा डर से एकदम से तेज धड़कन है। चिंता मत कर, अभी मैं तेरा दर्द मिटा दूंगी। मुझे इंसान का गुर्दा कलेजा खाना बड़ा पसंद है। मंडोला चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर डोला चुड़ैल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? एक ही थप्पड़ में झाई आ गई मेरी चिरमखी चुड़ैल को। तेरी ये मजाल जो तूने मुझे सूता और मुझे चिमरखी कहा, जंगल की बोझ। दोनों चुड़ैल विशाल रूप धरकर पहलवानों की नाई लड़ने लगती है, जिससे जंगल का मंजर एकदम तूफानी हो जाता है। यही सही मौका है इन चुड़ैल के चंगुल से भागने का, खिसक ले हरीश। हरीश को भागता देख दोनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती है, मंदबुद्धि चुड़ैल, आज तेरी बेवकूफी के कारण ये शिकार हमारे हाथों से बचकर भाग जाता। मैं मंदबुद्धि हूँ तो तू कौन सा एल्बर्ट आइंस्टाइन है? दोनों चुड़ैल उसको मारकर उसकी खोपड़ी और दिल निकालकर चाव से खाती हुई अपनी भूख मिटाती है। सवेरे हरीश की कटी पिटी लाश जंगल के बाहर पड़ी लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे किस कसाई ने मेरे लाल के इतने टुकड़े किए हैं? अरे इश्क की मौत के पीछे उन दोनों नरबख्शी चुड़ैलों का ही हाथ है। आग लगे उन चुड़ैलों को। कीड़े पड़े, मैयत निकलेगा उनका। हर दिन के साथ उन चुड़ैलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या होगा? लाख सोच विचार के बाद भी कोई भी जन चुड़ैलों के खात्मे का हल नहीं खोज पाता। तभी आधी रात आसमान बरसने वाले काले बादलों से घिर आता है और झमाझम बरसात शुरू होती है। आम के डाल पर सो रही मंडोला चुड़ैल को देख डोला चुड़ैल कहती है, अरे ये चुड़ैल है या कुंभकर्ण? इसके खर्राटों की गूंज मेरे कान में शोर कर रही है। चुड़ैल अपने बालों की चोटी आगे बढ़ाकर मंडोला को खूब सताती है। तभी वो उठ खड़ी होती है। बिना एक टक्कर किए तुझ सड़ी खोपड़ी वाली चुड़ैल को चैन नहीं पड़ता क्या? जागने का इतना शौक है तो चमगादड़ की टोली में बढ़ती क्यों नहीं हो जाती? तेरे मुंह की सड़न से पूरे जंगल की हवा दूषित हो गई है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुझे परेशान किया जाए। जंगल में जोरदार आंधी उठती है और बरसात की फुहार बरसती है। अरे मंडोला, चल सभी रंजिश भुलाकर नाचते हैं। देखना मौसम कितना बेईमान है। नाच 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 मेरी चुड़ैल, नाचना क्या हुआ? तेरे उल्टे पैर क्यों नहीं तिरक रहे? अरे मैंने यहाँ सुर संग्राम की मंडली नहीं खोली, तू भी नाच। मुझे तो जैसी चिमर की चुड़ैल के संग ना दिन दिना नहीं करना। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुझ छलायान चुड़ैल को नाचना आता ही नहीं? तूने मुझे ललकारा, आज मैं नाच नाच कर फ्लोर तो क्या ब्रह्मांड हिला कर रख दूंगी। दोनों चुड़ैल नाचती हुई जंगल को पार करके गांव आ पहुंचती हैं और उनके नाच से पूरा गांव बेकाबू होकर हिलने लगता है और तबाही मच जाती है। झगड़ते हुए जंगल वापस लौट आती है। सवेरे पूरा गांव बाबा के पास आता है। तो आखिर वो आतंकी चुड़ैल तुम्हारे गांव में दस्तक देने ही लगी। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। कल उन दोनों चुड़ैल ने गांव में रात भर मौत का नाच नाचा है। अरे उनके कारण हमारी जान माल को बड़ी हानि हुई है। बाबा अंतर्ध्यान होकर उन चुड़ैल की पूरी दास्तान से वाकिफ होकर कहते हैं।
उन चुड़ैलों के बीच रक्त बंधन बंधा है, वो सगी बहनें हैं। फुलवा अपनी बेटियों मंडोला और डोला के संग रहती थी। जहां मंडोला एकदम काली भद्दी थी तो वहीं डोला एकदम गोरी सुंदर थी। रूप के कारण दोनों बहनों के बीच 36 का आंकड़ा था। आईने के सामने खड़ी डोला कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आ गई चिड़ाकली, अपना ये अमावस का काला चेहरा लिए। तूने मेरी खिल्ली उड़ाई। रुक, आज मैं तेरी गोरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ने लगती हैं। तभी उनकी माँ फुलवत झगड़ा छुड़ाते हुए कहती है, आज फिर तुम दोनों सवेरे सवेरे ही महाभारत लेकर उठ गई। एक दिन कटकर मर जाओगी तुम बहनें। माँ, इसने फिर मेरी काली सूरत का मजाक बनाया। माँ, इस चलोकड़ी ने मेरे बाल नोचे। कोयले की खदान है तू। दोनों गुस्से से बुदबुदाते हुए स्कूल निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज दोनों स्कूल से घर आती हैं। तभी डोला उसे छेड़ते हुए कहती है, जल गया मुझसे कोई जल गया, को फिर जलने दे। अपना ये गज भर का जुबान बंद कर डोला, वरना मैं तुझे यही ढेर कर दूंगी। अरे तू ये कड़वा सच मान क्यों नहीं लेती कि तू मेरी नजर उतारने का काला टीका है। ये सुनकर मंडोला बौखलाकर सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देती है और दोनों सड़क के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। तभी तेजी से बढ़ रही एक गाड़ी उन्हें कुचलकर 9-2-11 हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे उन चुड़ैल बहनों से पीछा छूटे। वो चुड़ैल एक दूसरे को अपनी मौत का जिम्मेदार मानती हैं। उन्हें सिर्फ उनकी जननी ही मुक्ति दिला सकती है। सभी जन लौटकर गांव फुलवती का घर खोजकर उसे साथ लिए रात के अंधेरे में मशाल लेकर जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं। डोला, मंडोला, सामने आओ, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। दोनों चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। तुम आ गई? तुम्हें पता है डोला के चलते मैं मर गई। नहीं माँ, इस हत्यारा ने मेरा खून किया है। ये झूठी है, मक्कार है। तुम्हारे नफरत और झगड़े के चलते आज तुम क्या से क्या बन चुकी हो। अब तो ये बैर, ये रंजिश भूल जाओ मेरी बच्चियों। माँ, तुम रो मत, हम तुम्हें रोते बिलखते नहीं देख सकते। मंडोला, सारी गलती मेरी थी। हमारे चलते माँ आज एकदम अकेली पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। दोनों चुड़ैल आंसू बहाकर पछतावा जाहिर करती हुई गले लगती हैं कि अचानक आसमान से एक तेज लौ उन्हें घेर लेती है और चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इस तरह गांव एक बार फिर बेखौफ होकर जीने लगता है। रात के समय गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल जंगल के गांव की तरफ आ रही होती है, जिसके भेजे में कुल्हाड़ी लगी होती है। कहाँ गए गांव के सभी लोग? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे जब तक किसी का भेजा नहीं खाऊंगी तब तक मेरे भेजे में भेजा नहीं आएगा। तभी वहाँ एक लड़का साइकिल से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ओए सर्किट, अपने गधे पर बैठकर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ, मुझे तेरा गरम गरम भेजा खाना है। चुड़ैल को देखते ही वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मोरी मैया, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, हीता हमका मार देगी। कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरा भेजा खाऊंगी और फिर अपना भेजा बढ़ाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और उस कुल्हाड़ी से उस लड़के का भेजा काटकर खा जाती है और कुल्हाड़ी को वापस अपने भेजे में लगाकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस लड़के की लाश को गांव में देखते हैं तो सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये का हुई गवा भैया भीमा? अरे मन्ने के बेरा, आड़े भीड़ लाग रही थी तो मैंने सोचा कि देख लूं के हो रहे आए आड़े, लेकिन आड़े तो छोरा मरा पड़ा है। अरे बाजी, इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है बेचारे नू? तुसी पुलिस नू फोन करो जी, ओही ये गलदा पता लगा सकते हैं जी। सही कहा है हैरी बेटा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखो जरा
किसी ने इसका सर फाड़ दिया है। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के की लाश की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। सर, अब क्या बताएं, बॉडी के ऊपर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है और ना ही किसी कातिल ने अपना सबूत छोड़ा है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इस लड़के की मौत किसने की और क्यों की। लेकिन इसके सिर पर लगे घाव से ये पता चलता है कि किसी ने इसको कुल्हाड़ी से मारा है। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, एक न एक दिन तो हाथ आता ही है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहो। पुलिस गांव के चारों तरफ पहरा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय जंगल से चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में वापस आती है। भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, मगर खाऊंगी कैसे? यहाँ तो गांव का एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं? तभी भयानक चुड़ैल जग्गू के घर जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही जग्गू को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, वो दरवाजा खोलने चला आता है, लेकिन दरवाजे पर चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे भैया कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे भीमा भैया कहाँ गए? जग्गू के शोर मचाने से गांव के सभी लोग जग्गू के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन सभी जग्गू को बचाने के लिए चुड़ैल का सामना करने के लिए आ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, पूरे धुर्राटे काट रही है, चली जा यहाँ से, ना तो उल्टे पैर तेरी गर्दन में बांध दूंगा, फिर करती रहियो। ले भैया ओम फो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की तो तेरा भेजा फ्राई बनाकर यही खा जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे दर्राटे काटेगा। लो भैया कर लो बात, ये चुड़ैल सानू चैलेंज दे रही है। रुक जा भाई, इसका भेजा फ्राई तो मैं निकालूंगा अभी, फिर करेगी ये चुड़ैल कच्चा बादाम और कच्चा बादाम। भीमा एक मशाल जलाते हुए चुड़ैल के पास आने लगता है, लेकिन चुड़ैल आग से डरकर अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में गायब हो जाती है और गायब होकर जंगल की एक गुफा में पहुंच जाती है। अरे ये गांव वाले तो मुझसे डर ही नहीं रहे हैं, अगर मैंने इनका भेजा नहीं खाया तो मेरे भेजे का भेजा फ्राई हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल को अपनी गुफा के बाहर एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी गुफा से बाहर आती है और हाथी को देखकर कहती है, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, गांव के लोगों का ना सही, इस हाथी का ही भेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और हाथी के भेजे पर मार देती है, जिसके बाद वो हाथी का भेजा निकालकर बड़े शौक से खाने लगती है। वहीं गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव के लोगों का भेजा निकालने वाला कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसको गांव से भगाने के लिए गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है, तांत्रिक जी मदद कीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए, नहीं तो वो भेजा खाने वाली चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश कर देगी। तो बाबा जी तुझसे तो ज्ञानी हो, जे थोड़ी सी मदद हमारे गांव वालों की करोगे तो ऊपर वाला तनु ढेर सारा ज्ञान बख्शेगा। तुम गांव वालों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस भेजा खाने वाली चुड़ैल को तुम्हारे गांव से आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। बस रात होने का इंतजार करो, लेकिन याद रहे रात होते ही तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर में जाकर सो जाते हैं और आधी रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में पहुंचते हैं और चुड़ैल के आने से पहले एक विधि शुरू करते हैं। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के सिर में लगी हुई कुल्हाड़ी को देखकर उससे पूछता है, मुझे लगता है कि तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता, आखिर ये तेरे भेजे में कुल्हाड़ी किसने मारी है? तो जैसे पाखंडी नहीं, मेरे सर में ये कुल्हाड़ी मारी है।
पूरी बात बता चुड़ैल, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था और तू क्यों इन गांव वालों का भेजा खाती है? मैं गरीब परिवार से थी। गांव के लोग मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। इससे मेरे घर का खर्चा पानी निकल जाया करता था। एक दिन रात के समय बहुत जोरों से आंधी चल रही थी और मुझे घर के लिए देरी हो गई थी। मैं भीगी हुई जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी, लेकिन उसी समय जंगल के अंदर मुझे कुछ लकड़हारों ने घेर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। बचकर कहाँ जाएगी? तेरी वजह से हमारे जंगल की लकड़ियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग लकड़ियां बेच नहीं पाते। हमारे हिस्से की भी तू खा रही है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन सभी लकड़हारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक लकड़हारे ने उसके भेजे में कुल्हाड़ी मार दी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आत्मा को भेजा खाने की तड़प होने लगी, जिसके बाद गांव के लोगों का उसने भेजा खाना शुरू कर दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। लेकिन चुड़ैल, तू इन गांव वालों को बेवजह ही मार रही है, इनका कोई कसूर नहीं है। अब तो इन गांव वालों को छोड़ दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा, वरना मुझे मजबूरन तेरी इस तड़प को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला? तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए मंत्रों के उपचार द्वारा चुड़ैल को कैद करना पड़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा चुड़ैल तांत्रिक की कांच की बोतल में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है और तांत्रिक के साथ साथ गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मुर्गी चोर चुड़ैल सास बहू। सुबह का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं एक कबीर नाम का आदमी अपनी मुर्गियों को बेचने के लिए निकल रहा होता है। अरे आरती, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे मुर्गियों को बेचने के लिए भी जाना है। बस अभी लेकर आई। कुछ देर बाद आरती कबीर को नाश्ता दे देती है, जिसके बाद कबीर नाश्ता करके अपनी सभी मुर्गियों को बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। आज की मुर्गियों को बेचकर जो कमाई होगी उससे मैं अपनी बेटी शिल्पा के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा। कई दिनों से मेरी बेटी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर जा रही है। कबीर इतना सोच ही रहा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान में आता है और उससे कहता है, अरे भाई, 2 मुर्गी देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 2 मुर्गियां। इन मुर्गियों की तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। इतना कहकर ग्राहक कबीर को पैसे देकर अपनी मुर्गियों को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ की टहनी पर 2 सास बहू चुड़ैल बैठी होती है, जो आपस में बात करने लगती है। अरे माँ जी, इन मुर्गियों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पागल मत हो, ये मुर्गियाँ हमारे लिए नहीं है, और अगर हमने इनमें से एक भी मुर्गी खा ली तो तू जानती है ना हमारे साथ क्या होगा। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। चलो फिर अपने काम पर लग जाते हैं। आप मुर्गियों को चुराना, मैं इस आदमी का ध्यान भटकाऊंगी। तभी वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल लेती हैं, जिसके बाद रीना रूप बदलकर कबीर के पास आती है। अरे भाई साहब, आपकी मुर्गियाँ तो बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, स्वाद तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इनका ध्यान भी तो रखता हूँ। तो बताओ बहन जी, कितनी मुर्गियाँ चाहिए आपको? ये जो लाल वाली मुर्गी है ना, इसे निकाल कर मुझे दे दो, लेकिन इसे काटना नहीं, मैं खुद ही इसे घर पर जाकर काट लूंगी। कबीर उसे लाल वाली मुर्गी निकाल कर दे देता है, जिसके बाद जैसे ही रीना उस मुर्गी को पकड़ती है, उसके हाथ से मुर्गी छूट जाती है और वो यहाँ वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई भागने लगती है। अरे भाई साहब, ये मुर्गी तो भागने लगी, जरा मेरी मदद करवाओ। रीना कबीर के साथ मिलकर मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है,
लेकिन मुर्गी यहाँ से वहां भागती रहती है। वहीं मौका देखते ही उर्मिला पिंजरे की सारी मुर्गियों को चुराकर वहां से ले जाती है, जिसके बाद रीना मुर्गी को पकड़ लेती है और कबीर से कहती है, आखिरकार मैंने पकड़ ही ली ये मुर्गी। भाई साहब, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर रीना मुर्गी को लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही कबीर अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है, अपनी दुकान से सारी मुर्गियों को खाली देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगता है। अरे ये क्या? अरे मेरी सारी की सारी मुर्गियां कहाँ गायब हो गई? अरे एक भी मुर्गी नहीं दिखाई दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे किसने मेरी मुर्गियों को चुराया है? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुर्गी चोर को पकड़ो। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कबीर से पूछने लगते हैं, अरे कबीर भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कोई मुर्गी चोर मेरी मुर्गी चोरी करके ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमका लागत है इस गांव में एक ही चोर है और वही सबन की मुर्गी चोरी करत है। ये चोरवा को तो पकड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोगन की मुर्गियों को चोरी करता जा रहा है। अरे बाली भैया, क्या बताए, मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने की सोच रहा था। अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा आज रात। अरे गांव में ऐसे ही कई लोगों की मुर्गियां चोरी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर चोर कौन है और क्यों मुर्गियों को चोरी कर रहा है। सभी लोग इस बात पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन किसी को भी चोर के बारे में कोई पता नहीं लग पाता। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों सास बहू चुड़ैल सभी मुर्गियों को कब्रिस्तान में लेकर जाती है। शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो। उर्मिला के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से बहुत ही भयानक शैतान निकलकर बाहर आ जाता है, जो उर्मिला से कहता है, क्यों याद किया है तुमने? मुझसे क्या चाहती हो तुम? शैतान जी, आप ही ने तो बोला था अगर हम दोनों चुड़ैल ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती हैं, तो हमें आपको रोज मुर्गियां लाकर खिलानी होंगी। ये देखिए, हम आपके लिए मुर्गियां लेकर आए हैं। मुर्गियों का नाम सुनते ही शैतान के मुंह से लार टपकने लगती है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, लेकिन याद रहे जब तक 151 मुर्गियां पूरी नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हें कोई शक्ति नहीं दूंगा। चिंता मत करो शैतान जी, हम आपको पूरी 151 मुर्गियां जरूर खिलाएंगे। इतना कहकर उर्मिला सारी मुर्गियां शैतान को पकड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाती है। शैतान मुर्गियों को अपनी कब्र के अंदर ले जाता है, लेकिन ये सब गांव का एक आदमी एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। ओहो, तो ये बात है, ये दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव की मुर्गियों को चोरी कर रही हैं। लेकिन अब हम लोग इन दोनों सास बहू चुड़ैल को कैसे रोकेंगे? मुझे ये बात गांव के लोगों को बतानी होगी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, किशोर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है, अरे गांव वालों, हमारे गांव में मुर्गियों की चोरी एक सास और बहू कर रही हैं, और वो कोई जिंदा नहीं है, वो दोनों बहुत भयानक चुड़ैल हैं। वे दोनों चोरी करके सारी मुर्गियां कब्रिस्तान के एक शैतान को दे देती हैं, और अगर वो ऐसे ही मुर्गियों की चोरी करती रहेंगी तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। क्या कहा? चुड़ैल मुर्गियों की चोरी कर रही है? फिर तो जरूर वो शैतान से शक्ति पाने के लिए ऐसा कर रही होंगी, क्योंकि मैंने गांव में ऐसे ही होते हुए देखा था। वहाँ की कुछ चुड़ैलें रोज मुर्गियां चोरी करके रात के समय शैतान को देती थी, जिसके बाद वो चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली हो गई और उन्होंने पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। अरे ये क्या बोल रही हो? अगर ऐसा है तो वो दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती हैं। हमें अपनी मुर्गियों को चोरी होने से बचाना होगा, वरना वो दोनों चुड़ैल शक्तिशाली होकर हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लेंगी, जिसके बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। एक उपाय है उन दोनों चुड़ैलों को यहाँ से भगाने का। सावित्री गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके बाद जैसे ही चुड़ैल भेष बदलकर मुर्गी चोरी करने के लिए गांव में आती है, कबीर उसे पहचान लेता है, जिसके बाद कबीर सभी को इशारा कर देता है। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल के ऊपर एक जाल आकर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और गांव वालों से कहती है, गांव वालों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें जाने दो यहाँ से,
हमें अभी 11 मुर्गी और चोरी करनी है। जितनी मुर्गी चुरानी थी तुम दोनों चुड़ैलों ने चुरा ली। अब बहुत हुआ। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लोगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी? हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ से चुपचाप चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम गांव वालों की दाद देनी होगी। तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम गांव के सभी लोगों को मार कर खा जाएंगे। खाओगी तो तब ना जब तुम दोनों बच पाओगी। ये तुम दोनों का आखिरी समय है। चलो गांव वालों, जल्दी से अपनी अपनी मशालें जला लो। गांव के सभी लोग अपनी मशालें जला लेते हैं। किशोर और दुर्गेश दोनों मिलकर दोनों सास बहू चुड़ैलों को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं, जिसके बाद सावित्री उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क कर सबसे कहती है, गांव वालों, लगा दो इन दोनों के अंदर आग, नहीं तो ये हमारे गांव को बर्बाद कर देंगी। गांव के सभी लोग अपनी मशालें चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद रीना और उर्मिला जलकर राख हो जाती हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद से उस गांव की मुर्गी चोरी होना बंद हो जाता है और गांव के सभी लोग दोबारा से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। आज मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन फिर भी ये सोचता हूँ कि मेरे पास इतना होने के बाद भी इन सब पर कौन राज करेगा। वेद खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास उसका दोस्त यश आ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ वेद, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे यार देख ना, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, हर एक चीज है, लेकिन मेरी किस्मत में इस घर की लक्ष्मी नहीं है। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा। भगवान जाने आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो लड़कियां मुझसे शादी नहीं करना चाहती। देखना भाई, मैं तो इतना स्मार्ट भी हूं। अरे यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं तुझे एक ऐप बताता हूं, तू उस ऐप से अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की को ढूंढ सकता है। ला, अब फोन दे मुझे अपना। इतना कहकर यश वेद का फोन ले लेता है और उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड कर देता है, जिसके बाद उस हैपन ऐप पर एक लड़की का मैसेज आता है। ये देख यश खुशी से वेद को बोलता है, देख वेद, मैं तुझे बोल रहा था ना कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी और सुंदर लड़कियां होती हैं। देख, तुझे इस लड़की ने मैसेज भी कर दिया। चल दोस्त, अब तो लगे रह। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है और वेद अपने फोन में लगा रहता है। देखते ही देखते अब वेद उस लड़की से फोन पर बात करते हुए मिलने के लिए कहता है, हेलो वासना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ वेद, बिल्कुल, तुम मुझसे कब मिलोगे? जब तुम कहोगे मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। इतना सुनकर वेद खुश हो जाता है और अगली शाम 4 बजे वो वासना से मिलने के लिए गार्डन ऑफ 5 सेंस चला जाता है। जैसे ही वेद वासना को देखता है, वो उसकी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो जाता है और उसको देखते ही वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वासना, मैं तुम्हारी इस खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ मेरे नाम करोगी? वासना भी अब वेद से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी और इस तरह वो उसको शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद वासना और वेद दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वेद अपनी पहली रात को अपनी पत्नी वासना से बोलता है, वासना, ये रात आज हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रात है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वेद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। इतना कहकर वो दोनों अपनी पहली रात बहुत अच्छे से गुजारते हैं और इस तरह वासना वेद के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगी। एक रात की बात है, जब वेद सो गया तब वासना तैयार होकर घर के बाहर निकलती है कि तभी उसे एक लड़का जो कि नशे में चोर था उसके सामने आता है और वासना को देखकर गाना गाता है, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत सी मुझे। उस लड़के का गाना गाते हुए देख वासना अचानक ही रुक जाती है और उसके गाने का जवाब वो भी सुरीली आवाज में गाना गाते हुए देती है, जब जब तेरे पास में आई एक सुकून मिला, जिसे मैं थी ढूंढती आई वो एक वजूद मिला। दिल संभल जा जरा,
फिर मोहब्बत करने चला है तू। इतना कहकर वासना आगे की तरफ निकल जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का जाने लगता है। थोड़ी दूर चलकर एक सुनसान रास्ता आ जाता है और वासना एक मामूली से इंसान से हटकर एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है कि तभी चुड़ैल अपनी जीभ लंबी करके उस लड़के को पकड़ लेती है और जिंदा निकल जाती है। हंसते हुए वो बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जिंदा खा जाऊंगी। इन सभी को मारकर मैं अपनी सुंदरता बनाए रखूंगी। आखिर जब मैं इन्हें मारूंगी तभी तो मैं जवान और सुंदर दिखूंगी। अगर मेरी सुंदरता कम हो गई तो मेरे वेद जी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर वो वासना का रूप लेकर वेद के पास सोने के लिए चली जाती है। इस तरह अब वासना हर रात बाहर जाती है और एक भयानक चुड़ैल के रूप में लोगों को मार कर खा जाती है। धीरे धीरे उस गांव में लोग कम होते गए। गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग जा कहां रहे हैं। ये चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। इस गांव में इंसान गायब हो रहे हैं। ऐसे ही एक रात जब वेद अपने ऑफिस से घर आता है तब वो अपनी पत्नी वासना से बोलता है, अरे वासना, तुमने सुना हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं? हाँ वेद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी सुना है। खैर छोड़ो, हम क्यों इतनी चिंता में हैं? इतना कहकर वासना उसको खाना खिलाकर सुला देती है और रात को एक बार फिर शीशे के सामने खड़े होकर सजने लगती है कि तभी वेद की आंख खुल जाती है। जहां वेद देखता है कि उसकी पत्नी वासना शीशे के सामने खड़े होकर सज रही है। पीछे से तो वो उसकी पत्नी थी, लेकिन शीशे के अंदर कोई और ही था। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? उसकी ये बात सुनते ही वासना पीछे पलटती है, जहां वो देखती है कि वेद को उसका सारा सच पता चल गया और वो चुड़ैल रोते हुए वेद से बोलती है, वेद जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसका मतलब यही है कि गांव में जो लोग गायब हो रहे हैं उसके पीछे कोई और नहीं तुम हो? तुम सबको मार रही हो? हाँ वेद जी, मैं मार रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण भी है। आज से पिछले 5 साल पहले मैं वासना नाम की लड़की अपने गांव में रहा करती थी। मेरी शादी एक विशाल नाम के लड़के से हुई थी। मेरी शादी की पहली रात मुझे पता चला कि मेरा पति किसी और लड़की से प्यार करता है। मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई तो मुझे मेरे पति ने जिंदा जलाकर मार दिया और तब से मेरी आत्मा सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रह गई। उसके बाद मुझे तुम मिले, तुमने मुझसे शादी की, मुझे प्यार दिया। वेद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं लोगों को इसलिए मारकर खा रही हूँ क्योंकि इससे मेरी सुंदरता बनी रहेगी और मैं हमेशा के लिए जवान बनी रहूंगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा वासना। इतना कहकर वेद अपने घर के मंदिर में जाता है और वहां से त्रिशूल लाकर चुड़ैल के पेट में घोंप देता है। इस तरह वो चुड़ैल मर जाती है। वेद ने अपना प्यार अपने गांव वालों के प्रति कुर्बान कर दिया था और तब से वेद के गांव वाले एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। लेकिन वेद इस सदमे में आज तक जी रहा था।